हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर स्टडी चैनल सीबीएसई वॉरियर। तो आज हम डिस्कस करेंगे सुप्रीम कोर्ट के क्षेत्राधिकार। हमारी जो लास्ट क्लास रही थी, कल की क्लास जो थी, उसके अंदर हमने किया था सुप्रीम कोर्ट का गठन। बहुत ही इंपॉर्टेंट था, ये सबको समझ में आ गया होगा। जिसने सुप्रीम कोर्ट के गठन की क्लास को नहीं देखा है वो प्लीज़ प्लेलिस्ट में जा करके वो उस वीडियो को ज़रूर देखें, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और आज की हमारी जो क्लास रहेगी उसके अंदर हम करेंगे सुप्रीम कोर्ट के क्षेत्राधिकार, कि सुप्रीम कोर्ट के पास कौन कौन सी शक्तियां हैं, कौन कौन से क्षेत्राधिकार हैं जिसके तहत वो कार्य करता है। इसके लिए सबसे पहले मैं हमेशा से ही कहता हूँ छठे लेसन के अंदर कि आपको पॉइंट याद रखने हैं। जब तक आप इनके पॉइंट याद नहीं करोगे तब तक आपको क्वेश्चन या लेसन आपको तैयार होने वाला नहीं है, ये आपको अच्छे से समझ नहीं आएगा, क्योंकि हर टॉपिक के पॉइंट हैं। इसलिए आपने टॉपिक वाइज उनके पॉइंट को अपने नोटबुक पे राइट करना है और उसे अच्छे से लर्न करना है, याद करना है। तो टॉपिक शुरू करने से पहले मैं एक बार फिर से कहूँगा कि वीडियो आपने लास्ट तक वॉच करनी है, बीच में नहीं छोड़ना। मात्र 20 मिनट की वीडियो बनती है और इस 20 मिनट को आपने अच्छे से ध्यान से सुनना है। और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में जो बेल आइकन बटन है उसे भी प्रेस करें। तो शुरू करते हैं सुप्रीम कोर्ट के क्षेत्राधिकार। देखो इसके अंदर क्या है, सबसे पहले आपने पॉइंट याद करने हैं। इसके अंदर पहला पॉइंट आ जाएगा प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। सुप्रीम कोर्ट के क्षेत्राधिकार में पहला पॉइंट है प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। दूसरा इसके अंदर आ जाएगा अपीलीय क्षेत्राधिकार। ध्यान से सुनना, इसे अपनी नोटबुक पर राइट करते जाना। और तीसरा इसके अंदर आ जाएगा अपील के लिए विशेष आज्ञा देने का अधिकार, यानी कि यहाँ मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ विशेष आज्ञा संबंधी अधिकार। क्यों सुप्रीम कोर्ट के पास विशेष अधिकार होता है? इसमें क्या होता है कि वह किसी भी व्यक्ति को किसी अन्य न्यायालय में अपील करने का अधिकार दे सकता है या सुप्रीम कोर्ट में ही अपील करने का अधिकार दे सकता है। चौथा इसके अंदर पॉइंट आ जाएगा परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार। चौथा इसमें है परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार। पांचवा आ जाएगा इसके अंदर अभिलेख न्यायालय। और छठा आ जाएगा इसके अंदर मौलिक अधिकारों का रक्षक। हमारे जो मौलिक अधिकार हैं इनकी सुरक्षा का जो दायित्व है वो सुप्रीम कोर्ट के पास है। और सातवां आ जाएगा इसके अंदर न्यायिक पुनरावलोकन, कि सरकार के द्वारा जो भी नियम कानून बनाया जाता है, जो भी नियम कानून बनाया जाता है उस कानून की पुनः जांच करने का जो अधिकार है वो सुप्रीम कोर्ट के पास है। तो ये 7 पॉइंट हम इसके अंदर करने वाले हैं। अच्छे से समझना है, ध्यान से सुनना है और लास्ट तक जरूर देखना है। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले प्रारंभिक क्षेत्राधिकार से, इसके पहले पॉइंट से। देखो ये जो प्रारंभिक क्षेत्राधिकार है, प्रारंभिक क्षेत्राधिकार को दो भागों में बांटा गया। एक तो आ जाता है इसके अंदर एकमेव क्षेत्राधिकार, प्रारंभिक एकमेव क्षेत्राधिकार। और दूसरा आ जाएगा इसके अंदर प्रारंभिक समवर्ती क्षेत्राधिकार। एकमेव के अंदर क्या होता है, ऐसे मामले जिस पर सुनवाई करने का जो अधिकार है वो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के पास होता है, वो एकमेव मामले होते हैं। समवर्ती का मतलब क्या हो जाएगा, ऐसे मामले जिस पर सुनवाई करने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट के साथ साथ हाई कोर्ट के पास भी होता है, वो समवर्ती मामले होते हैं। जैसे मान लीजिए अगर अपने एकमेव क्षेत्र की बात करें, इसमें क्या होता है कि दो या दो से अधिक राज्यों के बीच में विवाद है। दो या दो से अधिक राज्यों के बीच में विवाद है। आपको पता है हमारे संपूर्ण देश में जितने भी राज्य हैं उन सब के अंदर हाई कोर्ट की स्थापना की गई है, हाई कोर्ट बने हुए हैं। कुछ राज्य ऐसे हैं जहां दो राज्यों का एक ही हाई कोर्ट है। बट बात ये आती है कि दोनों राज्यों में अपील कैसे की जा सकती है, सुनवाई तो एक में ही होगी। इसलिए क्या होता है, वो मामले कहाँ जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट तो एक ही है। और जबकि समवर्ती में क्या होता है, समवर्ती के अंदर कुछ ऐसे विषय होते हैं जिसमें
कानून बनाने का अधिकार, चाहे अगर हम बात करें, या फिर सीधी से हम एक बात करते हैं इसके अंदर मौलिक अधिकारों की। यदि कोई मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है, हमारे मौलिक अधिकारों को छीनने का, उन्हें समाप्त करने का प्रयास करता है, तो उसके विरुद्ध अपील कहाँ की जा सकती है? सुप्रीम कोर्ट में भी की जा सकती है और हाई कोर्ट में भी की जा सकती है। अब देखो, मौलिक अधिकार किससे जुड़े हुए? ये जुड़े हुए हैं जनता से, यानी कि एक व्यक्ति विशेष से जुड़े हुए हैं। जबकि यहाँ किसकी बात हो रही थी? यहाँ राज्यों की बात हो रही थी। राज्यों की बात हो रही, चाहे राज्यों की सीमाओं से लेकर के है, दो राज्यों की सीमा को लेकर के, दो राज्यों में पानी विवाद को लेकर के, जैसे पंजाब और राजस्थान में हमेशा पानी विवाद चलता रहता है। तो उसके लिए जो सुनवाई होती है, ना तो पंजाब हाई कोर्ट में होगी, ना ही राजस्थान हाई कोर्ट में, तो वो मामला कहाँ जाएगा? सुप्रीम कोर्ट में जाता है। तो ये आपने ध्यान में रखना है। अब हम बात करेंगे आगे दूसरे पॉइंट की। दूसरा पॉइंट आता है इसके अंदर अपीलीय क्षेत्राधिकार। देखो, इसमें क्या होता है अपीलीय क्षेत्राधिकार में? इसका मतलब होता है अपील करने का अधिकार। नाम से ही है अपीलीय, यानी कि अपील करने का जो अधिकार है वो सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा यदि प्रदान किया गया है तो भी हम उसमें अपील कर सकते हैं। मान लीजिए किसी विषय से संबंधित सर्वोच्च न्यायालय ने किसी को भी अधिकार नहीं दिया कि इसके विरुद्ध अपील नहीं की जा सकती। जैसे जैसे सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के विरुद्ध किसी भी न्यायालय में वाद दायर नहीं किया जा सकता। अगर अधिकार होता तो वो क्या होता? हम उनके विरुद्ध भी अपील कर सकते थे। और इसके अलावा जितने भी राज्यों के समस्त उच्च न्यायालय हैं, उनके निर्णयों के विरुद्ध अपील सुनने का अधिकार भी सर्वोच्च न्यायालय के पास तभी होगा जब वह उससे संबंधित अपील करने का अधिकार देता है। मान लीजिए किसी राज्य उच्च न्यायालय द्वारा किसी मामले से संबंधित सुनवाई दी है, निर्णय किया है, तो उसके विरुद्ध अपील करने का जो अधिकार है, यदि सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा प्रदान किया गया है, तभी ही हम सर्वोच्च न्यायालय में अपील कर सकते हैं, अन्यथा हम उसके अंदर अपील नहीं कर सकते। ओके। अब देखो इसमें क्या होता है, इस अपीलीय क्षेत्राधिकार के अंदर 4 प्रकार की अपील की जा सकती है। 4 प्रकार से। पहली आती है इसके अंदर संवैधानिक। पहली कौन सी आ गई इसके अंदर? संवैधानिक, यानी कि हमारे संविधान से संबंधित, कि भारतीय संविधान के 100 अनुच्छेद 132 के अनुसार, अनुच्छेद 132 ध्यान में रखना है आपने, अनुच्छेद 132 के अनुसार यदि उच्च न्यायालय यह साबित कर दे कि इसकी जो हमारे संविधान की जो व्याख्या है उससे संबंधित कोई प्रश्न खड़ा हो रहा है, संविधान की व्याख्या से संबंधित कोई प्रश्न खड़ा हो रहा है, तो उसके विरुद्ध जो अपील है वो सर्वोच्च न्यायालय में की जा सकती है। सिंपल सी लैंग्वेज आपने ध्यान में रखनी है, सिंपल सी लाइन ध्यान में रखनी है कि यदि मुद्दा हमारे संविधान की व्याख्या से है तो उसके विरुद्ध अपील कहाँ की जा सकती है? सर्वोच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है। दूसरा आ जाएगा इसके अंदर दीवानी। दूसरा क्षेत्राधिकार कौन सा है अपील करने का? दीवानी क्षेत्राधिकार। अब इसमें क्या होता है? अब इसमें ऐसे मामले जो हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं। कैसे मामले जाते हैं? कि मान लीजिए कोई विवाद है, कि कोई लेन देन का विवाद है, दीवानी विवाद के दीवानी मामले कौन से होते हैं? लेन देन संबंधी, पैसों संबंधी। ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि जब अपील कब की जा सकती थी इसके अंदर? जब राशि 20,000 रुपये से अधिक की हो। जब राशि 20,000 रुपये से अधिक की हो, ये तो मैं पहले स्टार्टिंग की बात बता रहा हूँ आपको। मैं पहले क्या था कि राशि जब 20,000 से अधिक की होती थी तभी उस विवाद के विरुद्ध, इस मामले के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई की जा सकती थी। लेकिन लेकिन 1973 में 30वें संविधान संशोधन के द्वारा इसे हटा दिया गया। ये जो 20,000 रुपये की जो राशि थी इसे हटा दिया गया। कब? 30वें संविधान संशोधन 1973 के अंदर। इसे हटाते हुए ये कहा गया कि चाहे कितनी भी राशि का विवाद हो,
चाहे कितनी भी राशि का विवाद हो, वह मामला सुप्रीम कोर्ट में तभी आ सकता है जब सुप्रीम कोर्ट ने अपील करने का हमें अधिकार दिया है। कहीं आप सोचो कि सर मेरा तो 1000 रुपये का मोबाइल गुम गया, अब इसके विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट में अपील नहीं की जा सकती। यहाँ लेन देन की बात हो रही है। अब 1000 रुपये का मामला, इतने तो इससे 4 गुना तो आपसे वकील ले लेगा। तो ये मामले, ऐसे मामले सुप्रीम कोर्ट में अपील करने के योग्य नहीं होते। जो मामले योग्य होते हैं उसके विरुद्ध ही अपील करने का अधिकार प्राप्त होता है। तीसरा आ जाएगा इसके अंदर फौजदारी। तीसरा मामला कौन सा आ जाएगा इसके अंदर? फौजदारी मामले। अब ये जो फौजदारी मामले होते हैं ये किससे संबंधित होते हैं? ये संबंधित होते हैं लड़ाई झगड़े से, हत्या से संबंधित होते हैं, मृत्यु दंड से संबंधित होते हैं। अब इसमें क्या होता है, मान लीजिए किसी विवाद को लेकर के उच्च न्यायालय द्वारा निर्णय दिया गया, यदि वह व्यक्ति उच्च न्यायालय के निर्णय से असंतुष्ट है तो वो क्या करेगा? सुप्रीम कोर्ट में अपनी अर्जी लगाएगा, अपील करेगा। और सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा कि उच्च न्यायालय ने नीचे के न्यायालय के निर्णय को, किसी अपराधी को मृत्यु दंड दिया हो तो वह क्या करेगा? तो वह उस अपराधी को उस अपराध से मुक्त कर सकता है। या फिर उच्च न्यायालय के नीचे के निर्णय, उच्च न्यायालय से जो नीचे के जो अधीनस्थ न्यायालय हैं उसमें कोई मामला चल रहा है और उस मामले के अंदर जो अभियुक्त है, जो अपराधी है, उसे मृत्यु दंड दे दिया गया हो, तो इन परिस्थितियों में उच्च न्यायालय यदि यह प्रमाणित कर दे कि उस व्यक्ति के विरुद्ध गैर कानूनी तरीके से कार्रवाई की जा रही है, तो वह मामला कहाँ चला जाएगा? सुप्रीम कोर्ट में चला जाएगा। वह मामला कहाँ चला जाएगा? सुप्रीम कोर्ट में। यानी कि उच्च न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध कहाँ अपील की जा रही है? सुप्रीम कोर्ट में। देखो, आपने एक चीज ध्यान में रखनी है, सबसे बड़ा जो न्यायालय है देश का वो सुप्रीम कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट से नीचे हाई कोर्ट है और हाई कोर्ट से नीचे अधीनस्थ न्यायालय। अधीनस्थ जिसके अंदर चाहे उपखंड स्तर के हैं, खंड स्तर के हैं, जो भी न्यायालय आते हैं वो सब हाई कोर्ट के अधीन होते हैं और हाई कोर्ट होते हैं वो सुप्रीम कोर्ट के अधीन होते हैं। हो गया ये पॉइंट। अब आपने चौथा पॉइंट ध्यान में रखना है इसके अंदर, विशिष्ट मामले। अब ये जो विशिष्ट मामले होते हैं ये कैसे होते हैं? हमारे देश के संविधान के अनुच्छेद 135 में, अनुच्छेद 135 में सर्वोच्च न्यायालय को ये अधिकार दिया गया है कि वह सैनिक मामलों को छोड़ करके, ध्यान से सुनना इसको, सैनिक मामलों को छोड़ करके, सैनिक मामलों को छोड़ करके वह भारत के किसी भी अन्य न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में अपील करने की हमें अधिकार प्रदान करता है। देखो, ये जो सैनिक मामले होते हैं ना, ये सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के हैं, कि सुप्रीम कोर्ट के अलावा इसके विरुद्ध जो अपील है वो कहीं भी नहीं की जा सकती। कि हमारे देश में जितने भी हाई कोर्ट हैं और किसी भी हाई कोर्ट के निर्णय के विरुद्ध जो अपील है, उसके विरुद्ध अपील करने का जो अधिकार है वो हमें किसने प्रदान किया? वो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा प्रदान किया गया है। ये है सर्वोच्च न्यायालय की विशिष्ट शक्तियां। अपीलीय क्षेत्र अधिकार 4 किए हमने। पहला हमने किया संवैधानिक, दूसरा दीवानी, तीसरा फौजदारी और चौथा विशिष्ट। बहुत इंपॉर्टेंट था। अब हम बात करेंगे आगे इसके अंदर तीसरे पॉइंट की। तीसरा पॉइंट क्या था इसका? तीसरा पॉइंट था विशेष आज्ञा संबंधी, विशेष आज्ञा संबंधी अधिकार। अब इसमें क्या था? हमारे देश के संविधान के अनुच्छेद 136 के अनुसार, अनुच्छेद 136 क्या कहता है? यदि सैनिक न्यायालय को छोड़ करके भारत के किसी भी उच्च राज्य के न्यायालय द्वारा उसके न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध अपील करने की जो अनुमति है, यदि वो हमें सुप्रीम कोर्ट प्रदान कर सकता है तो उसके विरुद्ध अपील की जा सकती है। ध्यान से सुनना।
कि हमारे देश के संविधान के अनुच्छेद 136 में ये कहा गया है कि यदि किसी राज्य के उच्च न्यायालय द्वारा कोई भी निर्णय दिया गया है तो उस निर्णय के विरुद्ध अपील करने का जो अधिकार है सुप्रीम कोर्ट ने हमें प्रदान किया है, तो वो क्या है, विशेष आज्ञा संबंधी अधिकार है। और इसके साथ चौथा आ जाएगा इसके अंदर परामर्श संबंधी। चौथा अधिकार कौन सा आ जाएगा इसमें, परामर्श संबंधी अधिकार। अब इसमें क्या होता है परामर्श संबंधी के अंदर कि हमारे सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश हैं, जो मुख्य न्यायाधीश हैं, एक ये, और साथ में हमारे देश के जो प्रेसिडेंट हैं, जो राष्ट्रपति हैं, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के द्वारा अगर राष्ट्रपति से किसी विषय संबंधी कोई सलाह लेनी है तो वो राष्ट्रपति से ले सकता है। अगर देश के राष्ट्रपति ने सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश से कोई सलाह लेनी है तो वह ले सकते हैं। लेकिन अब यहाँ एक बात को आपने ध्यान में रखना है, दोनों एक दूसरे की सलाह ले सकते हैं, ये दोनों एक दूसरे को सलाह दे भी सकते हैं और नहीं भी दे सकते। अगर सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश ने प्रेसिडेंट को कोई सलाह दी है तो उस सलाह को मानना या नहीं मानना वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, हमारे देश के राष्ट्रपति के ऊपर डिपेंड करता है। राष्ट्रपति उस सलाह को मान भी सकते हैं और नहीं भी मान सकते। और ये जो परामर्श संबंधी अधिकार है हमारे देश के संविधान के अनुच्छेद 143 में वर्णित है। इसकी जो व्याख्या है वो हमारे देश के संविधान के अनुच्छेद 143 में की गई है कि दोनों एक दूसरे से सलाह ले सकते हैं कि किसी विषय संबंधी कोई बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न खड़ा हो गया है, कुछ परिस्थितियां ऐसी बन गई हैं कि सलाह लेना अनिवार्य हो जाता है। अब सलाह देना अनिवार्य नहीं है यहाँ पे, और उस सलाह को मानना भी अनिवार्य नहीं है। बस इतना आपने ध्यान में रखना है। इसके बाद आता है 5 नंबर। 5 नंबर आ जाएगा इसके अंदर अभिलेख न्यायालय। अब ये जो अभिलेख न्यायालय है, अब यहाँ ये मत सोचना कि अभिलेख मतलब बड़ी बड़ी किताबें हैं, लाइब्रेरी बनाना है, नहीं। यहाँ इसका अर्थ ये है, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि अभिलेख न्यायालय का जो उल्लेख है वो हमारे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 129 में वर्णित है। 129 के अनुसार, अनुच्छेद 129 के अनुसार भारत के सर्वोच्च न्यायालय में अभिलेख न्यायालय की व्यवस्था की गई है। अब इसमें क्या है, इसमें दो बातों को ध्यान में रखना है। इसमें सिर्फ दो ही बातों को ध्यान में रखना है। पहली बात क्या ध्यान में रखनी है कि न्यायालय के द्वारा जो भी निर्णय दिए गए हैं, सर्वोच्च न्यायालय ने जो भी निर्णय दिया है वह प्रमाण के रूप में माना जाएगा, प्रमाण के सबूत के रूप में स्वीकार किया जाएगा, और इसके विरुद्ध किसी भी मामले में विवाद दायर नहीं किया जा सकता। देखो सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया है, अगर हाई कोर्ट होता तो हाई कोर्ट के निर्णय के विरुद्ध अपील की जा सकती है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के विरुद्ध जो अपील है वो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में, उसके नीचे के न्यायालयों में अपील नहीं की जा सकती। पहली बात हो गई है। अब दूसरी बात इसमें क्या ध्यान में रखनी है कि कोई भी व्यक्ति यदि सुप्रीम कोर्ट के नियमों आदेशों का उल्लंघन करता है तो उस व्यक्ति के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी और उस व्यक्ति को दंडनीय अपराध के रूप में उसे जेल में भी बंद किया जा सकता है, उसके ऊपर जुर्माना भी लगाया जा सकता है। यानी कि वो व्यक्ति न्यायालय के द्वारा दिए गए निर्णयों की अवहेलना नहीं कर सकता, ये कानूनी अपराध है। ठीक है, ये दो बातें आपने ध्यान में रखनी है। पहली बात क्या थी, पहली बात ये कि जो भी निर्णय दिया सुप्रीम कोर्ट ने वो प्रमाण सबूत के रूप में। दूसरा कि कोई भी व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट के आदेशों नियमों का उल्लंघन नहीं करेगा, उनकी अवहेलना नहीं करेगा, यदि करेगा तो उसके विरुद्ध जुर्माना लगाया जाएगा, उसे दंडनीय अपराधी घोषित भी किया जा सकता है। ये दो बातें ध्यान में रखनी है। इसके बाद आ जाएगा इसके अंदर 6 नंबर पॉइंट। 6 नंबर पॉइंट आता है इसमें मौलिक अधिकारों का रक्षक, कि हमारे जो मौलिक अधिकार हैं इसके साथ साथ देखो मौलिक अधिकारों से पहले हमारे देश के संविधान की अगर हम बात करें ना, देश के संविधान का, इसकी सुरक्षा का जो जिम्मा है वो सर्वोच्च न्यायालय के पास है। यदि संपूर्ण
संविधान की सुरक्षा का दायित्व सर्वोच्च न्यायालय के पास है, तो हमारे जो मौलिक अधिकार हैं उसकी सुरक्षा का दायित्व भी किसके पास है? सर्वोच्च न्यायालय के पास है। अब इन मौलिक अधिकारों के अंतर्गत क्या होता है? सर्वोच्च न्यायालय 5 प्रकार के लेख जारी करता है। सर्वोच्च न्यायालय 5 प्रकार के लेख जारी करता है हमारे मौलिक अधिकारों की सुरक्षा से संबंधित। वो लेख कौन कौन से होते हैं? वो लेख होते हैं, एक तो बंदी प्रत्यक्षीकरण, पहला आ जाएगा इसके अंदर बंदी प्रत्यक्षीकरण। दूसरा इसके अंदर आ जाएगा परमादेश। तीसरा इसके अंदर आ जाएगा प्रतिषेध। चौथा इसके अंदर आ जाएगा अधिकार प्रच्छा। और पांचवा इसके अंदर आ जाएगा उत्प्रेषण। ये जो 5 प्रकार के जो लेख हैं वो सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा जारी किए जाते हैं। क्यों जारी किए जाते हैं? हमारे मौलिक अधिकारों की सुरक्षा से संबंधित है, इसलिए सरकार ये 5 जो न्यायालय है ये 5 लेख जारी करता है। ओके, अब हम बात करेंगे लास्ट पॉइंट के ऊपर, और इसी के साथ ही हमारा जो टॉपिक था सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार ये भी समाप्त हो जाएगा, और हमारा जो छठा लेसन था ये भी कंप्लीट हो जाएगा। छठा पॉइंट क्या आता है इसके अंदर? न्यायिक पुनर्विलोकन। कि सरकार के द्वारा जो भी सरकार होती है, जो भी सरकार कानून बनाती है, जो भी नियम लागू करती है देश की जनता के लिए, आम जनता के लिए, उन नियमों की पुनः जांच करने का जो अधिकार है वो सर्वोच्च न्यायालय के पास है। अब इनकी जो जांच है वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 131 और 132 के तहत की जाती है। अनुच्छेद 132 और अनुच्छेद 131 के तहत इस सरकार द्वारा बनाए गए, चाहे वो केंद्र सरकार के द्वारा कानून बनाया गया हो या फिर राज्य सरकार द्वारा, इन दोनों के द्वारा बनाए गए नियमों की, कानूनों की जांच करने का जो अधिकार है वो सर्वोच्च न्यायालय के पास है। यदि केंद्र सरकार द्वारा या राज्य सरकार द्वारा कोई ऐसा कानून बनाया गया है जो जनता के नियमों के विरुद्ध है, जनता की अधिकारों के विरुद्ध है, जनता के अधिकारों को समाप्त करने के लिए बनाया गया है, उनके अधिकारों को छीनने का प्रयास कर रहा है, उनकी स्वतंत्रता को समाप्त करने का प्रयास कर रहा है, तो ऐसे नियमों को सर्वोच्च न्यायालय क्या कर देगा? रद्द कर देगा। केंद्र सरकार को, राज्य सरकार को आदेश देगा कि इस कानून में परिवर्तन किया जाए या फिर इस कानून को पूर्णतः समाप्त कर दिया जाए। ये जो न्यायिक विलोकन की, जो पुनर्विलोकन की जो शक्ति है वो हमारे देश के सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों के पास है। देश के सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों के पास ही ये शक्तियां प्राप्त हैं। और इसी के साथ ही हमारे इस छठे लेसन का जो टॉपिक था सुप्रीम कोर्ट के क्षेत्राधिकार ये कंप्लीट हो चुका है। और इसी के साथ हमारा जो लेसन नंबर 6 था ये भी कंप्लीट हो गया। और इसके जो क्वेश्चन आंसर हैं आपको व्हाट्सएप के द्वारा प्राप्त हो जाएंगे, और इसे आपने अपनी नोटबुक पर अच्छे से राइट डाउन करना है। अगर समझ में नहीं आ रहा है या फिर आपने पहले की वीडियो को वॉच नहीं किया है तो आप इस चैनल के प्लेलिस्ट में जा कर के आप जितनी भी वीडियो अभी तक अपलोड की गई हैं आपने उन सबको अच्छे से वॉच करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।